हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टॉपिक लर्नर्स। आई एम मनीषा साई। आज हम अपने इस वीडियो में हिंदी क्लास 8 के हिंदी का चैप्टर नंबर 2 वारिश कौन पढ़ेंगे। इस चैप्टर को समझने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो आइए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं और समझते हैं। ये जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है वारिश कौन। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं विभा रानी। ठीक है, विभा रानी। अब सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग इसके जो लेखक हैं उनके बारे में पहले जान लेते हैं। तो विभा रानी, जिनका जन्म 1959 में हुआ था और इनका जन्म बिहार में हुआ था। बिहार में कहाँ? तो मधुबनी ज़िले में। विभा रानी जो हैं वह बहुत सारे प्रतिभाओं की धनी थी। विभा रानी हिंदी व मैथिली की राष्ट्रीय स्तर की लेखिका हैं। और देखिए, जो कवि जो मेल होते हैं, मेल पर्सन, वो लेखक कहलाते हैं। जो फीमेल पर्सन होती हैं वो लेखिका कहलाती हैं। ठीक है, तो विभा रानी या फीमेल हैं, तो यहाँ हम बोल लेखिका। ठीक है, इन्होंने कहानी, गीत, अनुवाद, लोक साहित्य और नाट्य लेखन में अपने सारे लेख इन्होंने लिखे हैं। और यह समकालीन फिल्म, महिला व बाल विषयों पर भी लोकगीत और लोक साहित्य के क्षेत्र में काम कर रही हैं। इनकी कुछ कृतियां हैं जो काफ़ी फेमस हैं। चलो खुसरो घर अपने, मिथिला के लोक कथाएँ, गोनू झा के किस्से, जो कहानी संग्रह है, अगले जन्म है बिटिया न की, जो नाटक है, ये समरथ कैन द्विभाषी हिंदी अंग्रेजी का अनुवाद है, और बिल टेलर की डायरी, ये सारी इनकी कृतियां हैं। अब इस चैप्टर में, ये तो लेखक की बात है, अब इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ये जो कहानी है तो इसे हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले हम थोड़ा कहानी के विषय में आपको बता दें कि इस कहानी में आखिर है क्या, ताकि आप लोगों को भी इंटरेस्ट होगा इसको पढ़ने में। देखिए, यह जो कहानी है, यह कैसा कहानी है? तो संवादात्मक कहानी है। और इसके माध्यम से विभा रानी जी कह रही हैं कि हमें अच्छे फल प्राप्त करने के लिए समय और साधन का उपयोग करना चाहिए। जो ऐसा करता है वही जीवन में सफल होता है। तो ये कहानी का मकसद है। इस कहानी का जो है क्या है? मकसद है जो हमें बताना चाहते। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कहानी की तरफ। कहानी, अब हम लोग पहले कहानी पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे, फिर समझेंगे। एक राजा था, उसकी 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। इसका फैसला कैसे हो, यह सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। मतलब क्या कि एक राजा था, उसकी 4 बेटी थी, और राजा सोच रहा था कि जो इसमें सबसे बुद्धिमान होगी उसी को हम अपना राजपाट देंगे। अब यह आखिर यह फैसला कैसे हो कि उसमें चारों बेटियों में कौन बुद्धिमान है, तो वह सोचने लगा। अंत में वह एक उपाय उससे दिखा। क्या उपाय? वो देखिए। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास में बुलाया और सभी को क्या किया? उसने गेहूं के 100 दाने दे दिए, और 100 दाने दे दिए, और तब उनको कहा कि आप लोग इसको अपने पास में रखो। 5 साल बाद जब मैं इन्हें मांगूंगा तब आप मुझे यह वापस कर देना। गेहूं के दाने लेकर क्या किए? चारों बहनें जो हैं अपने अपने कमरे में लौट गई, और बड़ी बहन जो थी उन दोनों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। और उसने सोचा कि आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दोनों दानों की याद रहेगी क्या? ऐसा सोचकर उसने फेंक दिया उसे। और जो याद भी रहा तो क्या हुआ? भंडार से लाकर दे दूंगी, ऐसा बड़ी बहन का सोचना था, और उसने फेंक दिया उस दाने को। दूसरी बहन जो थी वह क्या की कि उस दानों को चांदी की एक डब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षित अपने संदूचकी में डाल दिया। संदूचकी मतलब होता है क्या कि जहाँ वो कीमती सामान रखते हैं उसे हम संदूचकी कहते हैं। और उसने सोचा कि 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। दूसरी बहन का ऐसा सोचना था। तीसरी बहन जो थी वह बस सोचती रही कि आखिर मैं इस दाने का क्या करूं।
चौथी और छोटी बहन जो थी वह थोड़ी बच्ची थी, शरारतें करना उन्हें बहुत पसंद था। उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे। उसने दानों को क्या किया, भुनवा कर खा लिया और खेलने में वो मग्न हो गई, तीसरी बहन जो थी। और जो तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे, ठीक है, ज़रूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह ही उन्हें संभाल कर रख देने की सोची, लेकिन वो ऐसा की नहीं। 2-3 दिनों तक वह सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाले ज़मीन में उस दाने को बो दिए। समय पर क्या हुआ, वो जब दाना बोई तो समय पर उसमें से क्या हुआ कि अंकुर फूटे, मतलब क्या कि धीरे, मतलब उसमें से पेड़ छोटे से आए। उसके बाद वह पेड़ जो छोटे पौधे वो पौधे में तैयार हो गए और फिर उसमें दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और उसको फिर से बो दिए। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास में क्या हुआ, ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। अब 5 साल बाद जब राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100-100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे तुम वापस कर देना, ये वो दाने कहाँ हैं? तब तो सारी बहनों की जो है हालत ख़राब हो गई। किसी ने तो फेंक दिया, किसी ने उसे भुनवा कर खा लिया, किसी ने इस बात को ज़्यादा सीरियस ही नहीं लिया कि हाँ पिताजी ने बोला था कि 5 साल के बाद मैं मांगूंगा। लेकिन वो राजकुमारी जो छोटी वाली, वो क्या की थी, वो बहुत बुद्धिमान थी और वो उस दाने को बो दी। एक दाने से उसने 5 वर्षों में ढेर सारे दाने उगा लिए। तो अब तो आ गई परीक्षा की घड़ी। तब फिर क्या हुआ कि जब 5 साल बाद जब उसके पिता ने उस गेहूं के दाने के बारे में पूछा तो बड़ी जो राजकुमारी थी वह भंडारघर गई और गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिया। राजा ने पूछा कि क्या यह वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? तो पहले तो राजकुमारी ने हाँ कह दी, मगर राजा ने फिर करक कर जब पूछा तब उसने सारी बातें जो हैं उनको बता दी। अब जो राजा जो थे दूसरी राजकुमारी को पूछा कि तुम्हारे दाने कहाँ हैं? तो दूसरी राजकुमारी जो थी वो क्या की, वो तो अपने संदूकनी में ही उसको मखमल के खोल वाले डब्बे में सजा के रखी थी। वह डब्बा ही उठा के लेके आ गई और उसने क्या किए, राजा को वो दाने दिखाए। जब राजा ने दाने देखा तो राजा ने जब वो दाने देखा तो दाने तो सड़े हुए थे। तीसरी राजकुमारी से पूछा गया, भाई तुम्हारे दाने कहाँ हैं? तो तीसरी ने कहा कि मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर चलना पड़ेगा और मैं वहाँ आपको कल लेकर चलूँगी। तीसरी राजकुमारी ने कहा। राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। उसने उसी लापरवाही से जवाब दिया, उन दानों की कोई कीमत है पिताजी? वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं। आप तो जानते हैं ना कि मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैंने उन्हें भुनवा कर खा लिया। तो अभी जो है ये सबसे जो छोटी वाली राजकुमारी थी उन्होंने ऐसा किया। अभी पिताजी किन किन चक्रों में, मतलब वो जो बच्ची थी वो उनकी छोटी वाली राजकुमारी, उसने कहा कि पिताजी आप भी किन किन चक्रों में पड़ जाते हैं। सभी के उत्तर से राजा को जो है बहुत निराशा हुई। बड़ी वाली, दूसरी वाली, तीसरी ने बोला कि आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। और उसके बाद की जो 2 राजकुमारियां थी उनके भी उत्तर से जो है पिताजी जो है बहुत ही निराश हुए। तब क्या हुआ कि दूसरे दिन जो राजकुमारी थी तीसरी वाली, वो राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी आपको मैं दिखाती हूँ कि गेहूं के वे दाने कहाँ हैं। राजा जो है रथ पर सवार हो गए
रथ जो है महल, नगर, इन सबको पार करते हुए खेत की तरफ बढ़ गया। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने हुए 100 दाने? तो इन 100 दानों के लिए तुमने मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवा रही हो तुम? मतलब राजा ने बोला। तब तक रथ जो है एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। उसकी बालियां जो है हवा में झूम रही थी। बालियां मतलब होता है कि ऊपर के जो फल होते हैं ना, उसको कहते हैं बालियां। छोटे छोटे दाने, गेहूं के दाने को बालियां बोलते हैं। जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। वो बालियां जो है हवा में झूम रही थी और ऐसा लग रहा था कि राजा को जो है कोई खुशी भरा गीत सुना रही है। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी जो है वो बोली अपने पिताजी से कि पिताजी, ये हैं वो 100 दाने जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने हैं। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा कि अब मैं निश्चिंत हो गया। तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। और इस तरह जो है वो चारों राजकुमारियों की जो परीक्षा हुई, उसमें तीसरी राजकुमारी जो थी वह सफल हुई, ठीक है, अपनी बुद्धिमानी से। तो यह जो है कहानी, यह कहानी यहीं पे आपका ख़त्म होता है। तो आइए अब इसके जो कुछ शब्दार्थ हैं वो हम लोग देख लेते हैं। शब्दार्थ है तनिक। तनिक मतलब होता है थोड़ा। मकसद, मकसद मतलब होता है उद्देश्य। खोल मतलब होता है आवरण। उम्मीद मतलब होता है आशा। उत्तराधिकारी मतलब होता है वारिस। और इसमें 2 मुहावरे यूज़ किए गए हैं। चक्कर में पड़ जाना मतलब क्या? दुविधा में पड़ना। गले लगाना, गले लगाना मतलब क्या? प्यार से मिलना, ठीक है। आई होप ये चैप्टर जो है आपको समझ में आया होगा। ये जो है चैप्टर, ये पार्ट 1 है। इसका पार्ट 2 मैं तुरंत डालूँगी, जिसमें मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको डाल दूँगी आपके लिए, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और आप लोग सपोर्ट कीजिए मेरे इस चैनल को, ताकि मैं जो है अदर सब्जेक्ट के भी वीडियोस आप लोगों के लिए ला सकूं। अगर किसी तरह की कोई भी दिक्कत हो या शिकायत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी आपके प्रॉब्लम को दूर करने का। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।